हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। कल जो हमने PCS अपर का 2016 का सैंपल पेपर किया था उसमें हमने 35 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, तो आज हम उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। 36 क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो भारत के कौन से संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके द्वारा जो राज्य के राज्यपाल है उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये हमें बताना था कि वो कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164। ठीक है, अनुच्छेद 164 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो अनुच्छेद 163 है, ठीक है, अनुच्छेद 163 है वो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के बारे में है। ठीक है, और संविधान के अनुसार जो सलाह है वो कौन देता है? मंत्रिपरिषद देता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है वो राज्यपाल द्वारा जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 166, ठीक है, अनुच्छेद 166 में क्या है? जो राज्य सरकार के जो कार्यकलाप हैं उनके बारे में है उसमें। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, अनुच्छेद 164। ठीक है, उसके बाद 37 क्वेश्चन था, उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 सदस्य। कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 था, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं। ठीक है, उत्तराखंड की विधानसभा में 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो उत्तराखंड की विधानसभा में जो कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? 70 होती है। ठीक है, जिसमें से एक क्या होता है? मनोनीत होता है। ठीक है, तो मनोनीत की जो संख्या है वो कितनी है? 1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, बात पूछा गया था, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली पूछे गए हैं, तो वो कहाँ पर स्थित है सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, मसूरी में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का लेवल काफी इजी है लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, उत्तराखंड लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री AP नवानी। ठीक है, श्री AP नवानी जो थे वो उत्तराखंड लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है ये भी जान लीजिए। वर्तमान में कौन है? मेजर जनरल आनंद रावत। ठीक है, वर्तमान में कौन है? मेजर जनरल आनंद रावत जी हैं, ये भी याद रखिएगा, आनंद रावत। ठीक है, ये याद रखिएगा। 41 क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की जो थी प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ठीक है, कौन थी? श्रीमती मार्गरेट अल्वा की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, जिनका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कब से कब तक था? 6 अगस्त 2009 से इनका कार्यकाल था। ठीक है, 6 अगस्त 2009 से इनका कार्यकाल था और 14 मई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, 42 क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संवाद और विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है। ठीक है, भारतीय संवाद और विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है ये बताना था। ठीक है, पहला दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ये भी आवश्यक संस्थान माना गया है। उसके बाद वित्त आयोग क्षेत्रीय परिषद, ये भी आवश्यक माना गया है। उसके बाद एकल न्यायालयिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी जो है आवश्यक माना गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इन सभी को आवश्यक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पूछा गया था। ठीक है, 43 में पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को
एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद के तहत जम्मू व कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 370। ठीक है, अनुच्छेद 370 संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इस क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके अनुसार जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षण के प्रावधान है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(5) में। ठीक है, अनुच्छेद 15 भाग 4 तथा अनुच्छेद 16 भाग 5 के अनुसार जो है वो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसको आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जो व्यक्तियों की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 भारतीय गणराज्य के संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो व्यक्तियों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है वो पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 338A अनुच्छेद के द्वारा जो है वो पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का जो मुख्यतः संबंध है वो किससे है, सुरक्षा परिषद से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का जो संबंध है वो मुख्यतः सुरक्षा परिषद से है। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में जो है मुख्यतः कितने स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं, चीन है, उसके बाद फ्रांस है, ठीक है, रूस है, ठीक है, और ब्रिटेन है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। ठीक है, और सुरक्षा परिषद के जो ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो का अधिकार भी होता है। ठीक है, और साथ ही इसका जो गठन था वो गठन कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सुरक्षा परिषद का जो गठन था वो कब हुआ था, 1945 में हुआ था। ठीक है, 1945 में इसका गठन हुआ था। और कब हुआ था, द्वितीय विश्व के दौरान इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो भारत में जो सार्क सम्मेलन था वो सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। कब किया गया था, 1986 में किया गया था। ठीक है, भारत में जो था 1986 में हुआ था, लेकिन जो सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में इसका सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था। और कहाँ हुआ था, ढाका, जो कि कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में इसका जो था आयोजन हुआ था। ठीक है, और सार्क का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ था, लेकिन भारत में पहली बार हुआ था तो इसलिए भारत का सर्वप्रथम होगा। ठीक है, सार्क क्या है ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, सार्क जो है वो दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक संगठन है। ठीक है, और 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं इसमें, भारत, ठीक है, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका एवं बांग्लादेश। इन 8 देशों का जो है एक संगठन बनाया गया है जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, सार्क संगठन बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग और शांति तथा प्रगति हासिल करने के लिए जो है
सार्क का गठन किया गया है। ठीक है, सार्क जो है वो दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक संगठन है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में। 1997 में विश्व सम्मेलन जो था वो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है। तो भारत के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या सम्मिलित है ये हमें बताना था। ठीक है, पहल ना करना। ठीक है, पहल ना करना भी सम्मिलित है। उसके बाद सेकंड है न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, ये भी सम्मिलित है। उसके बाद है एक तरफा प्रतिबंध, तो ये भी सम्मिलित है। उसके बाद क्या दिया है? उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गाड़ा था। ठीक है, सन 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गाड़ा था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम ओ नील। ठीक है, जिम ओ नील ने जो था वो ब्रिक शब्द को गाड़ा था। और जिम ओ नील क्या थे? अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ब्रिक की अगर बात करें, ठीक है, BRICS, ब्रिक की अगर बात करें तो ब्रिक जो है वो 5 देश, इसमें 5 देश शामिल है। ठीक है, 5 देशों का एक संगठन है। ठीक है, 5 देश कौन से हैं? B से ब्राजील। ठीक है, उसके बाद R से रूस, उसके बाद I से इंडिया यानी कि भारत, उसके बाद C से चीन, चाइना, उसके बाद S से साउथ दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देशों का एक संगठन है। ठीक है, और इन 5 देशों के नाम पर ही जो है इसका नाम ब्रिक रखा गया है। ठीक है, और ब्रिक जो था वो किसके द्वारा रखा गया था? इसका नाम जिम ओ नील, यह एक अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा यह नाम रखा गया था। ठीक है, और ब्रिक जो है वो विश्व की जो सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ दक्षिणी अफ्रीका, इनका एक संगठन है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, ब्रिक संगठन की जो स्थापना हुई है वो कब हुई थी? 2006 में इसकी जो थी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था वो अभी 13वां सम्मेलन हुआ था, और कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में आयोजित किया गया था सितंबर 2021 में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, 9 सितंबर 2021 में आयोजित किया गया था इसका, और कहाँ किया गया था? भारत में आयोजित किया गया था, और 13वां सम्मेलन था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शासक के काल में भारतीय उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया। तो किस शासक के काल में जो है वो उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, किसके इसमें किया गया था? PV नरसिम्हा राव। ठीक है, PV नरसिम्हा राव कौन थे? वो स्वतंत्र भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन से थे? 9वें प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के। ठीक है, कार्यकाल में जो था वो भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई। तो वर्ष 2016 में किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TMC। किसे दी गई थी? TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस को जो है वर्ष 2016 में राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये 2016 का है, तो 2016 को आपको नहीं याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। ठीक है, तो किस विद्वान ने जो है वो स्वतंत्रता के आरंभिक जो वर्ष हैं उसमें भारत की जो दलीय व्यवस्था है उसे एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजनी कोठारी ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से
कौन भारत का राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन में सिफारिश की है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस आयोग ने जो है वो न्याय पंचायतों के गठन में सिफारिश की है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने जो है वो आयोग में न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। ठीक है, पंचायती राज के बारे में काफी पूछा जाता है, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, ये हमें बताना था। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ठीक है, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण का जो कार्य है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वो अनुच्छेद है जो पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जो है वो सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 243 डी। ठीक है, अनुच्छेद 243 डी जो है वो पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेवा के अधिकार की अवधारणा आरंभ हुई, तो सेवा के अधिकार की जो अवधारणा है वो कहाँ से आरंभ हुई थी, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मुद्दों पर किसको सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कूली शिक्षा। ठीक है, आपने ये याद रखना, आपने 21 और 22 का याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो उत्तराखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? टिहरी परियोजना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है, तो उत्तराखंड का जो हरेला पर्व है वो किससे संबंधित है? पौधरोपण से है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा वो एयरपोर्ट है वो जो सर्वाधिक संचालन में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉली ग्रांट। ठीक है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि देहरादून में है वह सबसे ज्यादा संचालित एयरपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए? 2015 में उत्तराखंड का कौन सा वो तीर्थ स्थान था जहां पर सबसे अधिक जो थे वो पर्यटक दर्शनार्थी आए थे, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनाथ। किसमें आए थे? बद्रीनाथ में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में जो है वो वहाँ की जो जनसंख्या है सबसे कम है। कितनी है वहाँ की जनसंख्या? 2,42,285। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? हरिद्वार है। ठीक है, कम में रुद्रप्रयाग है और ज्यादा में कौन सा है? हरिद्वार है। ठीक है, और हरिद्वार की कितनी है? 18,90,422 है। ठीक है, तो जनगणना वाला जो टॉपिक है
तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित देशों में कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो देश था जो भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार था, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन जो था उसमें भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 पूछा गया था कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो थे वो भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1999 2000, ठीक है। 1999 और 2000 में जो था वो कृषि बीमा राष्ट्रीय योजना का जो प्रारंभ था वो भारत में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की न्यूनतम लिंग अनुपात है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की न्यूनतम लिंग अनुपात है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। किसमें है, हरियाणा में जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्या में से एक है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना की समस्या में से एक क्या है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैर मौद्रीकृत उपभोग, ठीक है। क्या है, गैर मौद्रीकृत उपभोग जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना की समस्या में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है। तो भारत में जो कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है वो क्या है, नाबार्ड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आयोग में राज्यों को आवंटित होने वाला मात्रा का प्रतिशत है। जो 14वें वित्त आयोग के अनुसार जो है वो शुद्ध केंद्रीय कर आय में जो है राज्यों को आवंटित होने वाला मात्रा का जो प्रतिशत है वो कितना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 42%। कितना प्रतिशत है, 42% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI इन्विट प्रवाह को आकर्षित करता है, ठीक है। भारत का कौन सा वो क्षेत्र है वो जो सबसे ज़्यादा अधिक जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रवाह को आकर्षित करता है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्रक, ठीक है। सेवा क्षेत्रक यानी कि सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे अधिक जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था, ठीक है। तो 2016 का ये क्वेश्चन पेपर था। तो 2016 में उस समय भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था, ये बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उजित पटेल। उस समय उजित पटेल थे। आपको वर्तमान का याद रखना है सिर्फ। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास है, ठीक है। कौन है, शक्तिकांत दास है, ठीक है। शक्तिकांत दास जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है। और कितने नंबर के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं ये हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है। तो इसी के साथ जो ये क्वेश्चन थे वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।